हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टीसीएफ चैनल। आज हम टेस्ट सीरीज़ 4 को डिस्कस करेंगे साइंस के अंदर। इससे पहले उम्मीद है कि आप एनसीईआरटीज़ को अच्छे से रीड कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा प्रदूषक रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, उसके डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड है एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा, थर्ड है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे पहले ये वाला मैं बता दूं, ये क्वेश्चन क्लास 8th का चैप्टर है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, वहाँ से लिया गया है। अगर आपने ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि रेफ्रिजरेटर्स, एसी वगैरह से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जिनके अंदर क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। एक बार हम एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए चैप्टर है 18th चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें अगर आप देखेंगे नीचे की ओर तो देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में अच्छे से ये चीज़ डिस्कस की गई है। एयर पॉल्यूशन को करने वाले अगर हम कुछ पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो उसमें कुछ गैसेस आती हैं, जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसेस हैं जो एयर पॉल्यूशन करती हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन है तो NO2, SO2 एंड NO2 दो ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो एयर पॉल्यूशन करते हैं। अगर हम दूसरे एक पॉल्यूटेंट की बात करें जो एयर पॉल्यूशन कर रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन क्या डैमेज करता है? ओजोन लेयर को। देखिए अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोजोल स्प्रेज। ठीक है, CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ एटमोसफियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा संचारी रोगों को दिखा रहा है? संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल वो होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, टाइफॉइड यानी मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया या स्वाइन फ्लू। तो देखिए एनीमिया जो है वो बोलते हैं जब रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो वो वाली डिजीज़, वो वाली कंडीशन एनीमिया कहलाती है। ठीक है, लेकिन एनीमिया कम्युनिकेबल नहीं होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। ठीक है, अब एक बार थर्ड वाला देखते हैं। जैसे डायबिटीज़ है तो आपने खुद ही सुना होगा, ये डायबिटीज़ हो गया या फिर ब्लड प्रेशर, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, एक से दूसरे में छूने से या किसी भी कांटेक्ट, एयर, वाटर, इसके थ्रू नहीं फैलती हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में डायबिटीज़ है इसलिए ये भी गलत हो गया, और एनीमिया भी दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन में भी एनीमिया इसलिए वो भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सेकेंड, टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। ये वाला जो हमने 8th क्लास का चैप्टर करा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, उसके अंदर एक टेबल था जहाँ आपने देखा होगा कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, हमने पहली वाली सीरीज में डिस्कस किया है। एक बार फिर से उसे देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आया सेकंड, टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, क्योंकि इनका कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि हम अब टेबल में देखेंगे। ये वाला टेबल आप फिर से याद करिए, क्लास 8th में है तो इन जितनी भी यहाँ पे डिजीज़ेस दी हैं इनका कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि ये फैल रही हैं। अब जैसे चिकन पॉक्स है, ये कांटेक्ट की वजह से भी फैलता है, लेकिन बाकी डिजीज़ेस कैसे? या तो एयर मीडियम है या वाटर है ना, या मॉस्क्यूटो है, तो इसीलिए कम्युनिकेबल इन्हें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अमृता एक विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, कि इलेक्ट्रिक सर्किट बना रही है वो। अब उसके पास कनेक्टिंग वायर्स नहीं हैं, जिन वायर्स से हम कनेक्ट करते हैं वो कम पड़ गए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या मटेरियल यूज़ करेगी? तो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें करंट पास करे, यानी कि वो गुड कंडक्टर होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। विद्युत का
अच्छे से विद्युत का सुचालक होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है स्टील वायर, स्टील का तार, तो स्टील वायर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। दूसरा देखते हैं ग्लास रोड, क्या ग्लास रोड कांच की कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को? नहीं। रबड़ का पाइप, रबड़ इंसुलेटर है, नहीं करेगा। थिक थ्रेड, एक मोटा धागा, वो भी क्या है, इंसुलेटर, उससे करंट पास ही नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, यानी स्टील वायर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कर दिया हमने 1। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट नहीं है? तो ये लास्ट जो हमने सीरीज डिस्कस करी थी उसमें भी देखा था कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आंसर सीएनजी था। इस वाले में क्या क्या ऑप्शन है? कोक है, बिट्यूमेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। हमने लास्ट सीरीज में देखा था कि बिट्यूमेन तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसका कहाँ पे यूज़ होता है? रोड सरफेसिंग में, जब हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी यूज़ होता मतलब पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है। अब पैराफिन वैक्स तो वो भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1। तो एक बार हम दोबारा से एनसीईआरटी में इसको देख लेते हैं, जो ये क्लास 8 का चैप्टर है, 5th चैप्टर, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखिए वही वाला चैप्टर है। अब इसमें जो एक टर्म था कोक, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है और आप चाहते हैं कि अगर इस वाले चैप्टर की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं जो मेरा चैनल है उस पर मैं इसकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। आप उस वाले चैनल को भी देखिए, वहाँ पे 6 क्लास की कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको चेक करिए, पढ़िए उनसे। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की फिर जो भी वीडियो आपको लगेगी कि उस चैप्टर की वीडियो बनानी चाहिए उसको हम बनाएंगे। नेक्स्ट है कोक की। अगर हम बात करें तो जब कोल की रिफाइनिंग की जाती है, अब हमें कोल मिल गया, कोल की रिफाइनिंग करने पे हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो ये तो कोल के प्रोडक्ट हुए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो इस टेबल के अंदर हैं? एलपीजी है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोक। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को पहचानिए। अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। सेकंड ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। थर्ड है अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया होगा कि अब तक हमने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ करी है सब में कॉन्केव मिरर से रिलेटेड जो भी ये चारों हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप एक बार आप ये समझ लेंगे कि ये किस तरीके की इमेज बनाते हैं तो फिर आपका 1 नंबर पक्का ही पक्का है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि ये किस तरीके की इमेज फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें यानी कि अवतल दर्पण, तो जो अवतल दर्पण जैसी इमेज बनाएगा कॉन्केव मिरर, ऐसी ही कॉन्वेक्स लेंस के अंदर बनेगी। ठीक है, तो देखिए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनती है इसमें। अगर ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के बहुत ज़्यादा पास में रखा है तो इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड। तब कैसी बनेगी इमेज? अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में है तो वर्चुअल बन जाएगी, इरेक्ट यानी सीधी बनेगी, और मैग्नीफाइड यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे बड़ी बनेगी। जैसी कॉन्केव मिरर में बन रही है ऐसी कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस में भी कैसी है, यानी कि उत्तल लेंस के अंदर भी कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड। और जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास में रखा होगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ठीक है, 2 चीज़ें समझ में आई। अब हम देखते हैं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें यानी कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस इन दोनों में सेम बनेगी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर और कॉन्केव लेंस में जो इमेज बनेगी वो सेम बनेगी। तो
कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल और छोटे साइज की बनाता है। ऐसी कॉन्केव लेंस कैसी बनाएगा, देखिए कॉन्केव लेंस इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज बनाएगा। तो अब हम उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ आपको लिख के समझा भी देती हूँ, इसे आप अपने नोट्स में कहीं लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें या फिर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास में रखा होगा तब इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और मैग्नीफाइड हो जाएगी, यानी कि बहुत ही बड़े साइज की हो जाएगी, मैग्नीफाइड इमेज। तो इसको आप कहीं शॉर्ट में लिख लीजिए, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, ये 5 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, अगर हम देखें नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस। इन दोनों में इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और स्मॉल बनती है साइज में। तो इसमें 3 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल। अब हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्केव मिरर के केस में आपको 5 वर्ड्स याद होने चाहिए, इरेक्ट, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, क्या अवतल दर्पण उल्टा और प्रतिबिंब भी बना सकता है और सीधा भी, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड केस में बोला है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड, नहीं, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी बनाएगा, इरेक्ट, सीधी ही इमेज बनाएगा। थर्ड में पूछा है कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, नहीं, हमेशा इरेक्ट ही बनाएगा, इन्वर्टेड नहीं होगी, तो थर्ड भी गलत है। फोर्थ पूछा है कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, कि कॉन्केव मिरर क्या हमेशा ही सीधी बनाएगा, नहीं, कॉन्केव मिरर ही ऐसा है जहाँ इरेक्ट भी बनती है और इन्वर्टेड भी बन सकती है। कॉन्केव मिरर में भी ऐसा होता है और कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग, चींटी के दंश, जो डंक होता है चींटी का, उसमें कौन सा एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। तो ये भी क्लास 8th का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, आई थिंक क्लास 7th का है या 8th का है, एक बार मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। एसिड बेस एंड सॉल्ट करके एक चैप्टर है, वहाँ पर एक टेबल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है वो है। तो पहले उस टेबल को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला वो टेबल है। एसिटिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, विनेगर, सिरका, आप लोग देखते हैं हम मूली वगैरह को सिरके में डालते हैं ना, विनेगर का यूज़ करते हैं घर में, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। आंट स्टिंग, जो चींटी होती है उसके डंक में कौन सा है, फॉर्मिक एसिड, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर्मिक। बाकी भी एक बार देख लेते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं मोस्टली सिट्रस फ्रूट, जैसे ऑरेंज हुआ या लेमन है, उसके अंदर क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा। कर्ड यानी दही, दही के अंदर कौन सा पाया जाता है अम्ल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पिनच के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। आंवला या सिट्रस फ्रूट, इनमें एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है। जो सिट्रस फ्रूट हैं जैसे ऑरेंज या लेमन, उनमें सिट्रिक तो है ही है लेकिन साथ में एस्कॉर्बिक, जैसे टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये मेरे से केवीएस इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन किया गया था कि टमाटो में कौन सा एसिड होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड किस किस में पाया जाता है, इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, जो कच्चा आम होता है, इनमें कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। तो इस वाली टेबल को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 3.7 kg ऑफ अ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड टू गिव ऑफ 1.665 इंटू 10 की पावर 8 जूल ऑफ एनर्जी। किसी ईंधन को हमने क्या किया, 3.7 kg ईंधन लिया और उसको पूरा जलाया, कंप्लीट बर्न किया, कितनी एनर्जी मिली हमें, 1.665 इंटू 10 की पावर 8 जूल्स, ठीक है। एनर्जी को किस में मेजर किया जाता है, जूल्स के अंदर। अब आपको बताना है कि इस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरी मान कितना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और उसको हम कैसे निकालते हैं। तो ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्लास 8th का चैप्टर है 6th
कंबशन एंड फ्लेम, यहाँ से एक क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें कैलोरी मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो उसको पहले हम समझ लेंगे और फिर उस फॉर्मूले को अप्लाई करके बहुत सिंपली आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये रहा फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहलाती है। अगर मान लीजिए 1 किलो फ्यूल को आप जलाते हैं, कंप्लीट उसका कंबशन करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली आपने बर्न किया, तो जितनी आपको हीट एनर्जी मिलेगी, जितनी ऊर्जा मिलेगी, वो उसका कैलोरीफिक मान कहलाएगा। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। मान लीजिए मेरे पास 2 फ्यूल हैं, एक फ्यूल ए है, एक फ्यूल बी है, दोनों मैंने 1-1 किलो लिया, ए भी 1 किलो और बी भी 1 किलो, लेकिन ए जलने पर 1 किलो अगर मैं ए फ्यूल को जलाती हूँ तो वो ज़्यादा एनर्जी देता है, और बी को अगर 1 किलो जलाऊँ तो वो कम एनर्जी देता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? ए की, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में मेजर करते हैं? किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो फॉर्मूला क्या हो गया? कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन कितना जो हमने वो लिया है, फ्यूल लिया है, अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितना है? 1.665 इंटू 10⁸ 8। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जूल के अंदर है, जबकि फॉर्मूले में क्या होता है? किलो जूल। तो जूल को किलो जूल में करने के लिए आप इसे किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ही हम किस में चेंज कर देते हैं? किलो जूल के अंदर चेंज कर देते हैं। ये जूल में है, किलो जूल में करने के लिए आप इसे किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.665 इंटू, जब डिवाइड में होती हैं पावर्स, ये ऊपर 10⁸ है, नीचे 1000 मतलब 10⁻3, तो माइनस होता है। 10⁸8 में से आप 10⁻3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10⁵5। ये आ गया अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अगर हम इसे डिवाइड कर दें 3.7 kg से तो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब उसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये 1.665 इंटू 10⁵5 जो आया था हमारे पास, 1.665 इंटू 10⁵5 जो आया था, इसे अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 3.7 से। अब आप पॉइंट हटा दीजिए, अगर ऊपर करा तो ऊपर 10 बनेगा और इधर पॉइंट हटाया तो नीचे कितना बनेगा? 10⁵3, क्योंकि पीछे 3 डिजिट है, 1 2 3, ठीक है। अब 37 को अगर आप 1665 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे ना तो 45 मिलेगा आपको, ठीक है। तो 45 इंटू, अब इन्हें सॉल्व कर दीजिए, ऊपर 10⁶6 है, नीचे 10⁵3 है, तो 1000, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 45,000। तो इसकी कितना आया आंसर? 45,000। तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें? ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका करेक्ट होगा, 45,000। एक बार आप इसे खुद सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आपको समझ में आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको समझा दूँगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन से ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के कारण, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फंगी, कवक, सेकंड है राइजोबियम, थर्ड है वायरस यानी विषाणु, और फोर्थ है एल्गे, शैवाल। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, वहाँ से लिया गया है। तो उस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एल्गी। अब एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। देखिए जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट वाला चैप्टर है, इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किए गए हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक। तो देखिए इसी में नीचे आपको अगर फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जो ग्रीन प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो एल्गे जो होता है, शैवाल, ग्रीन, वो भी उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसके कारण एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अगर हम बाकियों की बात करें, जैसे हमने फंगी देखा, तो फंगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर आता है। वो प्लांट की या तो रूट्स के अंदर रहता है ताकि उसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले और वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करे और खाना उसे रेडीमेड प्रिपेयर करके मिले। या एक लाइकेन जो होता है जहाँ पे फंगी और एल्गी आपस में साथ में रहते हैं। तो फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकता,
वो दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अपना खाना प्रिपेयर करता है। राइजोबियम की अगर हम बात करें तो राइजोबियम भी क्या है, देखिए, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एल्गे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बेयर एडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। जो ध्रुवीय भालू होता है वो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है पोलर एरियाज़ में कि वो वहाँ पे उनकी बॉडी एडेप्ट हो जाती है वहाँ रहने के लिए। तो ऐसा उनकी बॉडी में क्या चीज़ें होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक हैं कि वो वहाँ पर रह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज, फैट अंडर स्किन, है ना, सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। फैट, बहुत ज़्यादा फैट रहता है उनकी स्किन पे। सेकंड ऑप्शन है वाइट फर, फ्लैट फीट, लेयर्स ऑफ फर। थर्ड ऑप्शन है सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें। फोर्थ ऑप्शन इज वाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन। तो इनमें से कौन सा होगा, तो ये वाला क्लास 7th का एक चैप्टर है। पहले हम एनसीईआरटी में इसको देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्लास 7th का ही 7th चैप्टर है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। इसी के अंदर पोलर बेयर का एक डायग्राम है जहाँ पे उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं कि वो कैसे वहाँ पे सरवाइव कर पाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी सीबीएसई में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या है ये, एक बार हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर, बहुत थिक लेयर रहती है फर की जो उसे वार्म रखती है कोल्ड वेदर में, ठीक है। सेकंड है इट्स प्रीडेट, ये यहाँ पे एक मिनट देखते हैं, देखिए, द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जो पोलर बेयर का कलर होता है वाइट होता है, इसके कारण जो ये जिसका ये शिकार करते हैं, जो शिकारी अगर इनका शिकार करना चाहें तो ये दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि स्नो भी वाइट है, ये भी वाइट है, ठीक है। तो इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, तो जिनका इन्हें शिकार करना है या जो इनका शिकार करेंगे वो इन्हें देख ही नहीं पाएंगे, तो ईजिली शिकार भी कर सकते हैं। सेकेंड थर्ड चीज़ है इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनकी जो सेंस है स्मेल की, सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत तेज़ होती है। ये क्या हेल्प करती है, इट हेल्प्स द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। तो अपना शिकार को पकड़ने में वो इनकी हेल्प करती है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। बहुत ही पंजे जो इनके होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। तो दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस के अंदर हेल्प करने में मदद करते हैं ताकि ग्रिप सही रहे और वो चल पाएँ। एक है इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो फैट रहता है इनके फर के नीचे जो क्या करता है, इनको इंसुलेट रखता है। द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, गर्म रखने में मदद करता है। तो हमने 4 करेक्टरिस्टिक्स देखी ये वाली। अब हम देखते हैं ऑप्शंस के। अगर अब हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ ऑप्शन में फ्लैट फीट का है, तो उसके फ्लैट फीट तो होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर फ्लैट होंगे उसके पैर एकदम चपटे होंगे तो वो चल ही नहीं पाएगा बर्फ़ पे, तो ये भी गलत है सेकेंड ऑप्शन। थर्ड के अंदर भी यही बात कही है और फोर्थ के अंदर भी। तो ऑप्शन क्या इसका करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला, वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज, फैट अंडर स्किन। सफ़ेद बाल होंगे, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून होंगे और त्वचा के नीचे फैट की परत होगी, लेयर होगी। तो इसका ऑप्शन इज़ 1 वाला करेक्ट। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे आप एक बार इन्हें एनसीईआरटी से अच्छे से रीड करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। क्लास 6 की वीडियोस अपलोडेड हैं वहाँ पर, आप उनको देखिए, और जो चैप्टर की वीडियो आप चाहते हैं कि अपलोड की जाए वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू एवरीवन।